आज पुनः पहल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारतीय राज्य व्यवस्था के क्लास के साथ आज राष्ट्रपति के अध्याय को हम लोग पढ़ रहे हैं और आज राष्ट्रपति के अध्याय का अंतिम भाग। हालांकि राष्ट्रपति को लेकर हम लोग 9 वीडियो बना चुके हैं। अब कभी कभी लगता है कि इतना ज़्यादा वीडियो राष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक था, तो निश्चित रूप से हम उन बिंदुओं का जिक्र किए हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित था और उससे अलग मुझे नहीं लगता कि कहीं से प्रश्न बनने चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति के सारे पक्षों पर हम लोग विगत 9 वीडियो में बहुत विस्तृत अध्ययन किया है, बहुत विस्तृत चर्चा किया है। आज इसके अंतिम पड़ाव पर राष्ट्रपति के वीडियो नंबर 10वें भाग में आज हम राष्ट्रपति के अंतिम प्रावधानों को पढ़कर समाप्त करेंगे। और काफ़ी दिनों बाद फिर मैं आपके समक्ष आया हूँ। कुछ ऐसी दिक्कतें थी, इसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज अंत में राष्ट्रपति के साथ हम लोग से इस आज की वीडियो में राष्ट्रपति के अध्याय को समाप्त करते हैं, ताकि फिर अगले कड़ी में हम नए क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो सकें। चलिए आज हम फिर राष्ट्रपति के जो हम आपात शक्तियों की बात कर रहे थे, पिछले भाग वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो शक्तियां उसको प्राप्त थीं, उसके सारे पक्षों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे आपातकाल के दूसरे नंबर की शक्ति, जिसको हम कहते हैं अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। उसको हम राष्ट्रीय आपात नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता, और उसके कारण क्या होता है वहाँ पे उसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। यानी राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आज के अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। अब आइए, राष्ट्रपति में हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति की आपात शक्तियों में हमने देखा था कि इसके 3 चरण में हम लोगों ने इसकी बात किया था। पहला हम लोगों ने बात किया था 352 यानी कि राष्ट्रीय आपात। दूसरा हम लोगों को आज जो बात करना है वो 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन। और तीसरा जो हम बात करेंगे अभी कुछ देर बाद, इसको वित्तीय आपात। ठीक है, ये अनुच्छेद 360 इसके अंतर्गत बात करेंगे। तो आज हमारा जो मेन मुद्दा हमारा वो 356 राष्ट्रपति शासन क्या है, कैसे लगता है, इसका आधार क्या है, संसदीय अनुमोदन कैसे होता है, कितने समय तक के लिए लगता है, इसका प्रभाव क्या है, क्या यह न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आता है कि नहीं, इन 5-6 मुख्य बिंदुओं पर हम आज इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए सीधे बात करते हैं कि 356 के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं, क्या क्या बातें हमें करनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें हमें समझनी चाहिए। चलिए अब देखिए कि इसका नाम ही है कि राष्ट्रपति शासन। इसका मतलब कि ऐसा जगह या ऐसे स्थान पर राष्ट्रपति का शासन हो जाए। तो प्रश्न उठता है कि क्या राष्ट्रपति जाकर शासन करेंगे या कैसे करेंगे। तो आप इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति हर स्टेट में, हर राज्य में शासन राष्ट्रपति क्या करता है कि एक राज्यपाल की नियुक्ति करता है, जो संघ और राज्य के मध्य सेतु का काम करता है। सेतु का काम करता था अर्थात राज्य के बारे में, राज्य कैसे चल रहा है उसके बारे में केंद्र सरकार अर्थात राष्ट्रपति के मार्फत सूचना देता रहता है कि राज्य कैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सही चल रहा है कि गलत चल रहा है। ये सारा काम राज्यपाल करता है। कौन नियुक्त करता है उसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अर्थात यह दोनों के लिए संघ और राज्य के संबंधों में एक बहुत बड़ी कड़ी है, एक मजबूत कड़ी है कि कैसे राज्य चलता है, उसके बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान संघ तक कैसे होता है, वो राज्यपाल के माध्यम से ही होता है। राज्यपाल की नियुक्ति चूँकि राष्ट्रपति करते हैं। और जब हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, इसका मतलब जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राष्ट्रपति स्वयं जाकर शासन नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, वहाँ पर वह राज्यपाल के मार्फत शासन का काम कराएंगे या राज्यपाल के माध्यम से उस प्रदेश की शासन व्यवस्था को संचालन करने का काम करेंगे। पहला चीज़।
दूसरा चीज़ ये है कि अनुच्छेद 356 में है क्या चीज़, क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 356 में बड़े साफ साफ से लिखा हुआ है कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, शब्द क्या है, संवैधानिक तंत्र, संवैधानिक तंत्र की विफलता। अब संवैधानिक तंत्र की विफलता का असर क्या है, मतलब साफ है इसका कि अगर किसी राज्य का शासन व्यवस्था या शासन संविधान के अनुरूप, संविधान में दिए गए उपबंधों के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है, वहाँ पर संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। जैसे ही यह क्लियर हो जाए कि संवैधानिक तंत्र की विफलता किसी राज्य में है, उसी समय संघ के कहने पर यानी केंद्र सरकार के कहने पर राष्ट्रपति महोदय अपनी आपात शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, उस राज्य में आपात की घोषणा कर सकते हैं। यहाँ आपात का आशय राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आया कहा जाता है इसको। अब देखिए इसमें एक चीज़ और सोचिए कि ये समझ में आ गया हमें कि क्या है राष्ट्रपति शासन। अब ये लगता कैसे है, तुलना की बात करते हैं। हमने कहा कि 3-4 बिंदुओं के अंदर इसको हम पढ़ेंगे। अगर सबसे पहला कि ये क्या है, ठीक है, कैसे लगता है, कैसे लगता है, इसका आधार क्या क्या है, किस आधार पर लगता है, ठीक है, किस आधार पर लगता है, फिर इसका संसद के द्वारा क्या, इसका अनुमोदन कैसे होता है, अनुमोदन कैसे होता है, कितने समय के लिए लगता है, कितने समय के लिए लगता है, और अगर लास्ट में इसको कहें कि इसका प्रभाव क्या है, भारतीय राजनीति पर इसका प्रभाव क्या है, और अंत में क्या यह न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। इन्हीं 4-5 बिंदुओं के अंतर्गत हम राष्ट्रपति शासन को पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपातकाल की शक्तियों में क्या क्या चीज़ें राष्ट्रपति के पावर के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए क्या हो गया, कैसे लगता है, मैंने आपसे बताया कैसे लगेगा कि जब किसी स्टेट के अंदर, जब किसी स्टेट के अंदर एक मालूम हो जाए या पता चल जाए कि वहाँ पर संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है, संविधान के अनुरूप वहाँ की शासन व्यवस्था नहीं चलाई जा रही है, तो निश्चित रूप से वह संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा और वहाँ पर राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कैसे मालूम, राष्ट्रपति को कैसे मालूम होगा, राष्ट्रपति दिल्ली बैठे हैं, कैसे मालूम होगा कि आप वहाँ की किसी राज्य के संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से वो राज्य का शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैंने अभी बताया आपको, उसका राज्यपाल के मार्फत उनको सूचनाएं मिलती रहती हैं। अब आपको अगर आप थोड़ा सा पॉलिटी में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता है कि भारत में गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम। अब गृह मंत्रालय के अंदर विभिन्न विभाग हैं, बहुत से विभाग हैं, उसी में एक विभाग है जिसको कहते हैं राज्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। जो राज्य विभाग है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक है मिनिस्ट्री ऑफ होम और इसके अंतर्गत एक है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डीएस। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है ये ऐसा चीज़ है, एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी इकाई है कि जिसमें हर स्टेट का राज्यपाल 15-15 दिन पर उस राज्य की रिपोर्ट भेजता है कि राज्य की क्या हालात हैं, राज्य सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वहाँ की शासन व्यवस्था सही चल रही है कि नहीं चल रही है। इन सब की रिपोर्ट हर 15 दिन पर राज्यपाल किसको भेजता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को भेजता है, जो जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक विभाग है। और यहाँ से तय होता है, यहाँ से जानकारी मिलती है संघ को या केंद्र सरकार को या उसके मार्फत राष्ट्रपति को कि किसी राज्य की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चल रही है या नहीं। एक प्रश्न मन में बनना चाहिए यहाँ पर कि मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है राज्यपाल ने रिपोर्ट में सही रिपोर्ट भेजा, लेकिन अगर राज्यपाल ने रिपोर्ट नहीं भेजा, इस तरह की कि यहाँ पे संवैधानिक व्यवस्था फेल हो चुकी है, तो क्या इसी कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर राज्यपाल की रिपोर्ट में यह सिद्ध हो जाए कि उस स्टेट में संविधान
के अनुरूप शासन व्यवस्था नहीं चलाया जा रहा है तो ठीक है, वरना इसके अलावा भी एक ऑप्शन क्या है कि केंद्र सरकार स्वतः संज्ञान में ले सकती है। और संज्ञान लेने का से क्या हुआ, स्वतः संज्ञान का मतलब ये हुआ कि संज्ञान में लेने के बाद ये कहेगी कि यहाँ पर वो मान लेगी कि यहाँ पर संवैधानिक तंत्र के हिसाब से शासन नहीं चलाया जा रहा है और वह वहाँ पर क्या करेगी, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकती है, या राष्ट्रपति महोदय को यह कह सकती है कि आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाएं, क्योंकि हमारे विभिन्न सूत्रों के द्वारा ये तय हो गया, पता चला है कि यहाँ की शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है। यह हमें ध्यान रखना होगा। एक चीज़ और हमें इसमें समझना है कि संघ का एक दायित्व है, अनुच्छेद 356 से पहले अनुच्छेद 355 है, और 355 में कुछ बातें हैं, समझना चाहिए हमें कि कभी राष्ट्रपति शासन का आधार जो बनता है वो 355 और 365, ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं कि जो ये राष्ट्रपति शासन का बहुत बड़ा आधार बनता है। आधार कैसे बनता है वो बता रहा हूँ, उसको समझिए इसको, कि जब राष्ट्रपति को, जब केंद्र सरकार को ये संज्ञान हो जाए, लेकिन उसके पहले की बात हम कर लें कि हर संघ सरकार को, भारत के संघ सरकार को, संघ सरकार का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि वह राज्यों को दो तरीके से राज्यों का प्रोटेक्शन करता है। कैसे करता है, एक तो बाह्य आक्रमण से, अर्थात कि अगर कोई बाह्य आक्रमण उस राज्य पर होता है तो किसकी जिम्मेदारी है उसको प्रोटेक्ट करने की, तो उसकी जिम्मेदारी, उसको जो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है वह राज्य की नहीं है अपितु केंद्र सरकार की है, संघ सरकार की है। और दूसरा जो साथ में है कि उस राज्य की आंतरिक अशांति को समाप्त करने के लिए, अर्थात वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की दो बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो 355 के अंतर्गत वह केंद्र सरकार को प्राप्त है, राज्यों के मार्फत राज्यों के लिए। अब क्या होगा कि केंद्र सरकार 355 के अंतर्गत एक बात यह भी कहता है कि आप रिपोर्ट हमारा है, जो रिपोर्ट आता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स को रिपोर्ट राज्यपाल का जाता है, तो या तो उस रिपोर्ट के मार्फत ये राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, या राज्यपाल के सिफारिश के अलावा स्वतः संज्ञान में ले ले कि यहाँ की शासन व्यवस्था पूरी तरह संवैधानिक रूप से विफल हो चुकी है। ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि राष्ट्रपति महोदय आपातकाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। चलिए, ये हो गया आधार। क्या हो, मतलब क्या, कैसे और आधार, हमने तीन चीज़ों का जिक्र कर लिया। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। एक दो फैक्ट की बात कर लेते हैं, थोड़े फैक्ट देख लेते हैं। आज तक लगभग 2021 तक जहाँ तक है कि लगभग 125 बार राष्ट्रपति शासन लागू लग चुका है पूरे भारत के अंदर। फैक्ट के लिए बता रहा हूँ। दूसरा चीज़ है कि सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन किस प्रदेश में लगा, तो ध्यान रखिएगा 1953 में लगा, और ये जो आज का पंजाब है वही है। इसको पहले हम क्या कहते थे, पंजाब को पहले हम कहते थे पेप्सू। ये जो पेप्सू राज्य है, ये पेप्सू राज्य यानी पंजाब है आज का, 1953 में पहली बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया। अभी मैं पंजाब पे फिर आऊँगा, पंजाब की कुछ टेक्निकल बातें हैं वो हमें समझना चाहिए। दूसरा चीज़, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ यह कि सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस प्रदेश में लगा है, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन जहां लगा है वो आपका उत्तर प्रदेश है। यानी उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। इससे कम एक बार 9 बार कहाँ लगा है, वो लगा है मणिपुर में लगा है 9 बार। और ना सबसे ज़्यादा बार भारत के स्टेट के अंदर अगर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान लागू हुआ है वो आपका हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर यह लागू हुआ था। 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राष्ट्रपति शासन को लेकर बहुत विवाद है, लेकिन चलिए एक एक करके आते हैं तो विवाद तक पहुँचते हैं अभी हम लोग। अब आइए दूसरा चीज़ एक और, आज तक 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर राष्ट्रपति शासन अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा स्टेट हो गया कि जिसमें राष्ट्रपति शासन एक भी बार नहीं लगा है, तो अगर आपको ध्यान होगा तो आप देखेंगे कि सन 2000 में एक राज्य बना था, वो था छत्तीसगढ़।
सीजी छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में आज तक एक भी बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो स्टेट है वो 2014 में बना था, उसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना, और तेलंगाना में भी एक भी बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। अर्थात फैक्ट के रूप में अगर आपको देखना हो, कई एग्जाम फैक्ट पूछता है, तो एक ध्यान रखिएगा कि 125 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है लगभग। उसके अलावा सबसे पहले 1953 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ऐसे दो स्टेट हैं जहां पर अभी तक एक भी बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब आप समझे गए। अब हम बात करते हैं 355 के कुछ और बातों का, और साथ में 365 का, कि आखिर ये दो अनुच्छेद इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। 356 अकेले हम नहीं पढ़ सकते, जब भी 356 का जिक्र करेंगे उसके साथ हमें 355 और 365 को साथ में रखकर ही पढ़ना होगा, वरना ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, अब आइए देखिए 355 मैंने आपको बताया क्या था। एक तो रिपोर्ट भेजता है राज्यपाल, और दूसरा स्वतः संज्ञान लेता है। तीसरा चीज़ है कि मैंने कहा कि संघ सरकार को कुछ जिम्मेदारियां हैं राज्यों के प्रति, उसकी बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना और साथ में आंतरिक अशांति को समाप्त करना। इसके अलावा अगर संज्ञान में आता है कि नहीं यहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तो संघ सरकार केंद्र राष्ट्रपति से सिफारिश करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। अब मान के चलते हैं 365 में क्या है, भी जरा देख लेते हैं कि अनुच्छेद 365 क्यों इंपॉर्टेंट है। 365 में बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों को राज्य को मानना होगा। बड़ी बिल्कुल साफ साफ कि केंद्र के द्वारा कुछ ऐसे निर्देश होते हैं जो राज्यों को दिए जाते हैं, और अगर राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए किसी निर्देश को मानने से इनकार कर देता है, तो यह माना जाएगा कि वहाँ पर संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है। संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ। 365 में केंद्र के निर्देश को निर्देश न मानना क्या है, संवैधानिक तंत्र की विफलता है। तो अब क्या हुआ, क्या बन गया, यह एक बेस बन गया किस चीज़ के लिए, 356 के लिए, और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। यह हमें ध्यान रखना होगा। अब आते हैं इसके दूसरे वाले पहलू पर कि इसका संसदीय अनुमोदन कैसे होता है। अब ध्यान रखिएगा कि 355, 356, 365 तीनों को एक साथ रख के ही इसको हम लोग बड़े आराम से समझ सकते हैं, तब जाके यह पूरा राष्ट्रपति शासन की संकल्पना आपको समझ में आएगी। अब बात करते हैं, हम सीधे आते हैं कि इसका संसदीय अनुमोदन, जैसे मैंने कहा यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना रखा है, ये अनुमोदन की बात करते हैं कि संसद कितने दिन तक, राष्ट्रपति शासन आखिर कितने दिन तक लगा रह सकता है, कब तक लगेगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें कि राष्ट्रपति शासन जब केंद्र सरकार राष्ट्रपति को यह सूचना दे कि इस राज्य की व्यवस्था संवैधानिक तंत्र के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति महोदय वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। घोषणा हो गई, मान लीजिए आज घोषणा हो गई, लेकिन अगर मान लें कि आज का डेट हम याद करें, आज मानते हैं कि 30 जून है। आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई, और आज के समय में संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं, तो क्या होगा, कितने दिन तक ये राष्ट्रपति शासन काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा 2 महीना, मात्र 2 माह के अंदर किसी भी तरह इसको संसद के द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो जाना चाहिए। 2 महीने के अंदर अगर अनुमोदन प्राप्त नहीं हो गया, अगर 30 जून, अगर 29 अगस्त तक अगर संसद का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ, यानी 2 महीना से एक दिन पहले, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर राष्ट्रपति शासन स्वतः समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसको अनुमोदन के वाले हिस्से में बात कर रहा था। अर्थात अगर संसद ने इसको 2 महीने के अंदर अनुमोदित कर दिया एक सामान्य बहुमत से, ध्यान रखिए सामान्य बहुमत का मतलब क्या हुआ, सामान्य बहुमत का मतलब साधारण बहुमत, उसके लिए कोई विशेष प्रयोजन नहीं करना है। इसका मतलब क्या हुआ, 50+1,
साधारण बहुमत से अगर संसद के दोनों सदन इसको अनुमोदित कर देते हैं तो उस राज्य में अर्थात उत्तर प्रदेश में, जो मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा था, ऐसा नहीं कि यूपी में लग रहा है, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ उदाहरण के लिए मैं कह रहा था। तो मैक्सिमम 6 माह, ध्यान रखिएगा, 6 माह तक ही केवल राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। लेकिन अगर 6 महीने के बाद फिर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो 6 महीने के जस्ट इसी 6 महीने के अंदर दोबारा संसद के दोनों सदनों से पुनः अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए तो फिर राष्ट्रपति शासन का जो सीमा है, समय सीमा है, उसको 6 माह और बढ़ाया जा सकता है। मैक्सिमम 1 साल, मैक्सिमम 1 साल का जिक्र था कि 1 वर्ष से ज़्यादा हम राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। लेकिन 44वें संविधान संशोधन, 44वें संशोधन में 1978 में प्रावधान जोड़ा गया, कहा गया कि 1 वर्ष का जो सीमा है उससे हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर भी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ सकते हैं कि अगर पूरे भारत में या भारत की किसी एक क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात लगा हो, अनुच्छेद 352 लगा हो, या तो पूरे भारतवर्ष में या तो भारतवर्ष के किसी एक छोटे से क्षेत्र में अगर 352 अनुच्छेद काम कर रहा हो, राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो। और दूसरा कंडीशन क्या था कि अगर, पहला चीज़ क्या है इसमें 1 साल से बढ़ाने के लिए क्या है, पहला है कि अगर 352 लगा हो पूरे भारतवर्ष में या किसी छोटे क्षेत्र में, या 324 यानी कि इसमें निर्वाचन आयोग या लिखित रूप से संघ सरकार को सूचित करे कि इस स्टेट में चुनाव कराना संभव नहीं है, तो हम इसको मैक्सिमम 3 साल तक टाल सकते हैं। मैक्सिमम 3 साल तक ही राष्ट्रपति शासन चल सकता है किसी स्टेट में, अन्यथा यह 1 वर्ष बहुत पर्याप्त है, इससे आगे नहीं राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। एक मैं पंजाब का जिक्र कर रहा था, पंजाब में 7 साल लगभग 2000 दिन तक, पंजाब जो राज्य है यहाँ पर 7 साल लगातार, 7 वर्ष लगातार राष्ट्रपति शासन लागू रहा। अब आप कहेंगे साहब ये क्या, आप तो कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, बहुत विपरीत परिस्थितियों में 3 साल हो सकता है, 7 साल कैसे हो गया। तो पंजाब की हालत क्या थी, पंजाब क्या कहते हैं आतंकवाद से बहुत ग्रसित था। उसके लिए समय समय पर संविधान के मार्फत नियम को बदलते हुए और वहाँ पर लगातार लगभग 2000 दिन तक राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन करती रही। और उसको ये माना गया कि ये स्पेशल केस है, एक ऐसा केस है जो हर जगह सामान्यतः नहीं होता है। इस कारण पंजाब एक अपवाद है जो 1 साल और 3 साल की सीमा को तोड़कर लगभग 7 वर्ष तक यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अब आइए, अब हम बात करते हैं इसके अलावा कि इसमें राष्ट्रपति शासन में जो सबसे महत्वपूर्ण है प्रभाव, इसका प्रभाव का समय हमने देख लिया कि कितना लग सकता है। प्रभाव क्या होता है, राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है तब क्या होता है, इसको ज़रा समझा जाए कि जब किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो हमें ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रपति शासन का मतलब संघ का शासन, और उस स्टेट में सारे विधायी, कार्यपालिकी और वित्तीय शक्तियाँ, सारी शक्तियों पर केंद्र सरकार का अधिकार हो जाता है, अर्थात पार्लियामेंट, संसद का अधिकार होता है। कोई भी कानून अगर उस स्टेट में बनाना है तो वहाँ की विधानमंडल ना बनाकर भारत की संसद उस कानून का निर्माण करती है। यह ध्यान रखना होगा हमें कि राष्ट्रपति शासन में सबसे पहला चीज़ कि राष्ट्रपति राज्यपाल के मार्फत उस स्टेट में शासन का काम करता है, वहाँ के विधायन का काम भारत की संसद करती है, वहाँ के कार्यपालिकी शक्तियों का काम वहाँ का राज्यपाल के माध्यम से किया जाता है, और वहाँ के वित्तीय शक्तियाँ भी संसद के माध्यम से ही काम करती हैं। यह इसका प्रभाव है, यह हमें ध्यान रखना होगा। अर्थात राष्ट्रपति शासन समझ रहे हैं हम, 3-4 पार्टों में अगर हम देखें तो इस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो फैक्ट बनेंगे या एनालिसिस का बनेगा। तो फैक्ट क्वेश्चन में क्या क्या बन सकता है, लगभग जो क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी पॉइंट्स का मैं जिक्र कर चुका हूँ, और इससे मुझे जहाँ तक उम्मीद है इससे बाहर की चीज़ें नहीं पूछी जानी चाहिए। अगर पूछी जाती है तो अगर आप उसको इसकी संकल्पना पता है कि ये क्या है,
कैसे लगता है, किस आधार पर लगता है, कितने समय तक लगता है, इसका प्रभाव क्या है, तो निश्चित रूप से आप उस प्रश्न को हल करने के लिए सक्षम महसूस करेंगे। यह आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं बात करता हूँ इसी में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है कि क्या इसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है कि नहीं। जुडिशियल रिव्यू, इसका मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन का जेआर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है कि नहीं। चीज़ ध्यान रखिए इसमें कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता था तो संसद यानी सरकार कहती थी, संघ सरकार कहती थी कि इस पर न्यायिक पुनरावलोकन का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि आप उस पर किसी भी तरीके से संसद के अंदर जाएं। तो ध्यान रखना होगा कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है, इसका मतलब पूरी विधायन की शक्ति किसके पास जाती है, राज्यपाल के पास जाती है। और हमें अनुच्छेद 13 के अंतर्गत हम लोगों ने विधि को पढ़ा था, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत हमने विधि को पढ़ा था और विधि के फॉर्मूले में ही सारी विधियों को शामिल किया गया था। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य की विधियाँ कौन बनाता है, संसद बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है। तो जो विधि की बात कर रहे हैं और जो भी विधि के अंतर्गत आता है उन सभी का न्यायिक पुनरावलोकन जेआर हो सकता है, यह ध्यान रखिएगा, जरूर हो सकता है। इसलिए अब अगर ये कोई कहे कि नहीं राष्ट्रपति शासन का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है तो ये गलत है, बल्कि हो सकता है। उसका सबसे ताज़ा उदाहरण 2016 का मैं देता हूँ। मार्च 2016 में उत्तराखंड में क्या हुआ, हरीश रावत की सरकार थी और हरीश रावत की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। उनके जगह वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। अब जैसे ही लागू किया गया, हरीश रावत भागते भागते गए उत्तराखंड के हाई कोर्ट पहुँच गए। हाई कोर्ट जब गए तो केंद्र सरकार ने दलील दी कि नहीं, आप राष्ट्रपति शासन पर कोई जांच नहीं कर सकते, आपका अधिकार से बाहर है। हाई कोर्ट ने उनको डांटा और कहा कि बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसको हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यह न्यायिक पुनरावलोकन का सब्जेक्ट है। आपने किस मार्फत राष्ट्रपति शासन लगाया, कोई आधार बताइए हमें। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि 1993 में केस हुआ था, वो एसआर बम्बई केस था, एसआर बम्बई वर्सेज भारत संघ का केस था। उसमें 9 जजों की पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ ने एक निर्णय दिया था। उसमें कहा था कि न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन आएगा और राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प है। अगर हम संविधान सभा के स्टेटमेंट्स को देखें, संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर जब बहस कर रहे थे इस पर, तो बहुत लोगों ने कहा कि 356 अनुच्छेद संविधान में देकर हमने क्या किया है कि केंद्र सरकार के हाथ में राज्यों का गले की नकेल थमा दी है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि घबराइए मत, ऐसा नहीं है, यह एक डेड लेटर है, कि मृत्यु प्रमाण पत्र है, कि अंत समय इससे ज़्यादा, मतलब कि उससे ज़्यादा खराब स्थिति नहीं हो सकती है, तभी वहाँ राष्ट्रपति शासन का यूज होगा। लेकिन आप देखें कि राजनीतिकरण जब हुआ, भारत की राजनीति का जब राजनीतिकरण हुआ, अगर हमें 1967 के बाद देखिए कि जब तक पूरे भारत में एक ही दल की सरकार हुआ करती थी, यानी केंद्र में भी और राज्य में भी, तो राष्ट्रपति शासन की जिक्र बहुत कम होता था। लेकिन जैसे ही अन्य राज्यों में अन्य दलों की, क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, अन्य दलों की सरकार बनने लगी, ये समस्या तब से आने लगी। उसके पहले इस तरह की समस्याएं नहीं आती थी। और इसीलिए एसआर बम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह जो चीज़ें हैं इसको न्यायपालिका के अधीन है, न्यायपालिका इस पर बात कर सकती है कि जो हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। इन सब चीज़ों का जिक्र किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए कि 2 चीज़ें हुआ। पहला चीज़ है कि राष्ट्रपति शासन क्या है, कैसे लगता है, इसका आधार क्या है, संसदीय अनुमोदन कैसे होता है, क्या कितने समय तक यह काम करता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, और यह न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आ सकता है कि नहीं आ सकता है। यह सारी बातों को अच्छा, मैं जब इसकी बात कर रहा था हरीश रावत की, तो हाई कोर्ट ने सरकार को डांटते हुए केंद्र सरकार को और कहा कि वहाँ के उस राष्ट्रपति शासन को अवैध माना और हरीश रावत की सरकार को पुनः सरकार में शामिल किया गया, पुनः सरकार को पूरा पावर दे दिया गया। अर्थात
क्लियर है कि राष्ट्रपति शासन किसी न्याय की प्रक्रिया से अलग नहीं है, बल्कि इसकी वैधानिकता को न्यायपालिका जांच कर सकती है कि क्या ऐसा तो नहीं कोई राजनीतिक द्वेष के कारण लगाया गया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब केंद्र सरकार या संघ सरकार किसी स्टेट में अपने सारे लोकसभा सीट के क्षेत्रों की सीट हार जाती है तो चिड़चिड़ापन में वहाँ पर उसको एक ही चीज़ दिखता है कि हाँ राष्ट्रपति शासन लगा दो क्योंकि यहाँ पर हमारी सीट नहीं निकली है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए यह न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत भी आता है, ये भी हमें यहाँ ध्यान रखना होगा। तो मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित जितनी बातें हम लोग कर सकते थे लगभग हम लोग कर चुके हैं। अब आज छोटा सा एक टॉपिक और है, उस पर हम लोग बात करके इसको समाप्त करते हैं। राष्ट्रपति बहुत लंबा अध्याय हमारे साथ चला और आज राष्ट्रपति को हम समाप्त करके ही मानेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कि वित्तीय आपात बहुत छोटा है और संविधान बहुत ज़्यादा कुछ इसके बारे में बात नहीं करता है, तो जितना बात करता है उसको समझते हैं कि बात क्या करता है। अगर वित्तीय आपात को इसी कसौटी पर रख कर देखें क्या है, ठीक है, तो वित्तीय आपात का मतलब हुआ अनुच्छेद 360 में भारत के संविधान में उपबंधित किया गया है और इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर फाइनेंस के मामले में अस्थायित्व और क्रेडिट की समस्या आ जाती है, साख की समस्या आ जाती है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? राष्ट्रपति सीधे कर सकता, कैसे करेगा? वो केंद्र सरकार के अनुशंसा से यह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, यह हमें ध्यान रखना होगा। आधार क्या है इसका? आधार वही है कि अगर अस्थायित्व आ जाए पूंजी को लेकर, क्रेडिट को लेकर, फिनांस को लेकर और साख को खतरा हो, हमारा क्रेडिट खराब हो गया हो उसके पैसे को लेकर कि अरे तुम्हारा जो पैसे की वैल्यू हो गिर रही हो या पैसे को लेकर कुछ समस्याएं आ रही हो, तो ऐसे स्थिति में मुद्रास्फीति की स्थिति चल रही हो, ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति यह आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ध्यान रखना होगा। इसका भी अगर अनुमोदन की हम बात करें तो इसका अनुमोदन की प्रक्रिया वही है कि 2 महीने के अंदर संसद के द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है। इसकी कोई समय सीमा संविधान नहीं बताता है कि कितने समय तक रहेगा, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि कोई समय सीमा नहीं है, ये कितने भी समय तक के लिए लागू हो सकता है। अब यह अनुमोदन कैसे होगा? इसका संसद के दोनों सदन के द्वारा साधारण बहुमत से होगा, कोई इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ध्यान रखें तो देखें अनुच्छेद 352 में हर चीज फुल मेजॉरिटी से हो रहा था, 2/3 बहुमत से हो रहा था, लेकिन जैसे हम 356 और 360 की बात कर रहे हैं आपातकाल शक्तियों में राष्ट्रपति के, तो हम साफ कर रहे हैं कहीं भी फुल मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग सीधे सीधे क्या बात कर रहे हैं? हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं साधारण, मतलब कि सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। उस मेजॉरिटी के हिसाब से ये चीज़ें इन सारी चीज़ों को लागू किया जा सकता है। अब इसमें सबसे जो मेन बिंदु है वो है कि इसका प्रभाव क्या होगा। अगर ये लग जाता है तो प्रभाव क्या होगा? आपने देखा होगा कि सामान्यतः सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती कर सकती है, सामान्यतः कर सकती है। सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन भत्तों में वृद्धि कर सकती है, कम करना, वृद्धि करना, यानी कुछ भी सरकार कर सकती है। लेकिन जब वित्तीय उसमें, लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि सरकार सामान्य कंडीशन में अपने यहाँ के न्यायाधीशों के सेवा शर्तों में या वेतन भत्तों में कभी कोई कटौती की हो। क्यों? क्योंकि साफ उनके जब वो पॉइंट होते हैं तो उनके सेवा शर्तों में साफ लिखा रहता है कि अपने पद तक बने होते हुए इनके सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। तो यहाँ प्रभाव में क्या है? यहाँ पर कि जज जो होते हैं, इसका मतलब क्या होते हैं? जज जो होते हैं, ये जजों की सैलरी जो होती है, इसका जो वेतन होता है, इस वेतन में भी कटौती की जा सकती है। अर्थात कि जो चीज़ें सामान्य परिस्थितियों में नहीं हो सकती थी वो, यानी कि जजों के भी वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। और जो संवैधानिक रूप से जिनको संचित निधि से वेतन दिया जाता है उनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। सामान्यतः तो सबके में की जा सकती थी, लेकिन इस कंडीशन में इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा यह भी किया जा सकता है। अब अंत चीज़ इसमें एक प्रश्न बन सकता है कि वित्तीय आपात को समाप्त कैसे किया जा सकता है? तो बहुत सिंपल बात कि यही
संघ सरकार के अनुमोदन से अनुशंसा से राष्ट्रपति महोदय जब चाहे तब वित्तीय आपात को अपने उद्घोषणा से समाप्त कर सकते हैं। यह हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। यही जो मूल बातें थी, यह राष्ट्रपति का जो मेन पक्ष हमारा था आपातकालीन शक्तियों का, उस आपातकाल की शक्तियों का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था वो था कि आप 352 अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात, जिसकी पूरी चर्चा हम एक वीडियो में कर चुके हैं, और आज छोटे छोटे पार्ट्स में एक और जो राष्ट्रीय आपात का जो दूसरा पहलू था अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 दोनों को लेकर हम देखें कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कितना महत्वपूर्ण हैं, क्यों महत्वपूर्ण हैं, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस आधार पर संसद अनुमोदन करती है। इन सब चीज़ों को हम लोग आज इस पर समझ चुके हैं। मुझे आशा है कि आप राष्ट्रपति को लेकर बहुत सहज हो चुके होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जिस हिसाब से भारत का प्रथम नागरिक है उसी हिसाब से हमने उस वीडियो को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में आपके समझने के स्तर पर एक एक छोटी छोटी चीज़ों को शामिल करते हुए लगभग 10 पार्ट्स में वीडियो को बनाया है, और आज राष्ट्रपति को हम समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लगातार जुड़े रहिए हमसे, और आप अपने कमेंट जरूर दीजिए। आप सब्सक्राइब करिए चैनल्स को, ताकि आप जो भी वीडियो इस तरह के मिल रहे हैं मैं आपको सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इन सब चीज़ों की गारंटी पहल तभी ले सकता है जब आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि हम आपकी पहुंच में रहें, आपकी पहुंच से दूर न हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।